एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन स्टार्ट किए थे लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए, शुरू भी ठीक से नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो था TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हम शब्दों से हमेशा पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये बात तो हम लोगों के जहन में आ चुकी है कि नहीं। तो ये शब्द क्या बता रहे हैं, जल्दी से गेसिंग करो, मुझे बताओ। पर शब्दों से मतलब निकालने की कोशिश करो ना, शब्दों से मतलब निकालो। सोर्स का मतलब स्रोत, हिंदी अनुवाद। कौन सा टैक्स है ये? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का टैक्स है जो TDS के रूप में काटा जाएगा। ओके, आप लोगों को कोई TDS टैक्स लगने वाला है क्या प्रयास करने का? बोलो ना भाई, शब्द सामने लिखे हैं तो उससे मतलब नहीं निकाल पा रहे हो। हाँ, मजाक मजाक में सब सही बोल दिया इसने। हाँ, तो हम पहली बात ना सोर्स शब्द यूज ज़्यादा बेहतर करेंगे। इनकम आप लोगों ने जो बोली है ना, वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमेशा इनकम नहीं होगी जिसमें से टैक्स कटेगा, वो कुछ और भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमें उसके नियमों को देखना है कि वो नियम क्या समझा रहे हैं हमको, कि वो टैक्स कैसे लगाए गए और वो टैक्स किस रूप में होगा, है ना। उसके लिए न्यूट्रल रहना है। इतना ध्यान रखना है कि हम TDS का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, यानी कि उसका ढांचा समझ रहे हैं, TDS काम कैसे करता है ना। जैसे आप लोग एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने से पहले किसी इंजीनियर ने आपको 2 घंटे बैठ के समझा दिया कि ऐसे एक बिल्डिंग बनती है, ऐसे रेत सीमेंट लगता है, ऐसे छड़ लगती है, ऐसे कहीं से डिजाइन आती है और ऐसे लेबर लोग काम करते हैं, ऐसे एग्जीक्यूशन होता है और ऐसे मैनेज किया जाता है। ये सब आपको कोई ना कोई बताएगा। तो 2 घंटे के बाद आप बिल्डिंग बनाने के बारे में जान चुके होगे कि नहीं, कि बिल्डिंग बनाना सीख जाओगे? नहीं, तो बिल्डिंग बनाना नहीं सीखोगे लेकिन बिल्डिंग के बारे में जान जाओगे। ऐसा क्यों जरूरी है? मान लो कोई आर्किटेक्ट है जिसको आपने ठेका दिया है इस बिल्डिंग को बनाने का, तो वो आर्किटेक्ट से आपके विचार मैच खाने चाहिए, उसका गोल, उसका प्लानिंग आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ पता रखने के लिए आपसे वो मीटिंग कराई जाती है कि आप दोनों की ट्यूनिंग मैच हो। इसलिए हम TDS को इतना समझना चाह रहे हैं कि हमारी ट्यूनिंग इसके साथ मैच हो जाए। हम एक ही क्लास में कि 1 घंटे में या 3 घंटे में TDS को पूरा समझ लेंगे? नहीं। तो हम ढांचे को एक चर्चा कर सकते हैं कि भाई ये ढांचा है, ऐसी ऐसी बात है और इस तरीके से ये लाया गया। कल हम बात नहीं कर रहे थे कि सरकार कुछ भी नियम कानून बनाए, लोग क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? विरोध नहीं, जुगाड़ कर लेते हैं। कितने भी कड़े नियम बनाए TDS लागू करने के, इनकम टैक्स लागू करने के, GST लागू करने के, लोगों के पास उसका जुगाड़ और रास्ता होता है। तो सरकार भी अपने आप को अपग्रेड करती रहती है, नियम कानून में अमेंडमेंट लाती रहती है ना। तो TDS एक ऐसी चीज है जो सरकार ने थक हार के बोली कि यार अब यही वो रामबाण हथियार है जो हमें बचाएगा। तो सरकार ने क्या किया, करीबन 20 साल पहले TDS का एक नियम लागू कर दिया छोटे रूप में। TDS क्या था? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इससे पहले क्या होता था? TDS से पहले सरकार बोलती थी अपना सेल्फ असेसमेंट करो और मुझे टैक्स लाके पे कर दो, चाहे वो वैट हो, चाहे एक्साइज हो, कस्टम्स हो, या वो इनकम टैक्स क्यों ना हो। खुद से अपना हिसाब बनाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खुद से अपना हिसाब किताब बनाओ और अपने हिसाब किताब को आंकड़ा करो, मुझे वो रिटर्न के तहत हर महीने भेज दो और खुद ही बता दो कि आपका कितना टैक्स बनता है और मुझे पटा भी दो। सरकार खुश थी कि भैया कम झंझट में लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग क्या ढूंढ लिए? जुगाड़, कि हम लोग को कैसे कैसे सरकार से छुप के चलना है। अब कैसे कैसे छुप के चलना है समझो। मान लो ये व्यक्ति जिसने, ये मैन्युफैक्चरर है, इसने एक सेल्स प्रोसेस की इस व्यक्ति के लिए, ये बायर है, ठीक है, इसने सेल्स प्रोसेस की इसके लिए। मान लो ये व्यक्ति बोलता है मैं आपको माल कच्चे में दे देता हूं, 18% GST बच गया, तो 1 लाख का माल अब 1 लाख का ही हो गया, अब 18% का कोई रोल नहीं है। इसने सेल्स इनवॉइस पास की, इसके पास वो परचेज आ गया। ये उसको बैंक में तो पे नहीं कर सकता क्योंकि कच्चे में हो गया, ट्रैक मिल जाएगा उसका, ऑडिट ट्रेल मिल जाएगा उसका, यानी कि उसका रास्ता मिल जाएगा कि कहाँ से लिया गया, किसने बेचा, वगैरह वगैरह।
तो ये भी उसको कैश में पे करेगा, यानी कि कैश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों के ट्रांजैक्शन छुप रहे हैं। जब ये व्यक्ति इधर से इधर के ट्रांजैक्शन को छुपा दिया तो 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन छुप गया। अभी इस पे जीएसटी 18,000 रुपए सरकार को क्या हो गया? नुकसान। अभी ये जब जब आगे बिकेगा ये पक्के में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये कच्चे में एक बार आ गया, कोई इनपुट है नहीं। अब ये व्यक्ति मान लो 150 रुपए का बेचना चाह रहा है इस 100 रुपए के सामान को, तो 150 रुपए प्लस टैक्स में अगर इसने बेच दिया मान लो पक्के में, तो ये जो 150 रुपए के ऊपर 18% है ये पूरा का पूरा मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट नाम की कोई चीज़ तो अब है नहीं मेरे पास, तो पूरा 150 रुपए पे टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। इतना लोड मैं क्यों लूँ? और ये भी मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट से, क्योंकि इनपुट नाम की कोई चीज़ मुझे मिल नहीं रही है, तो मुझे अपने प्रॉफिट से देना पड़ेगा। तो मैं आगे भी कच्चे में ही सेल करूंगा। तो एक बार किसी मैन्युफैक्चरर या किसी जड़ से ट्रांजैक्शन कच्चे में निकलता है तो वो पूरे कच्चे की ट्रैक पे चलता रहता है, वो पक्के के ट्रैक पे फिर आने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत कम जगह ऐसा हो सकता है कि पक्के में कई लोग कर लेते हैं, एक्सेप्शंस हैं, बाद में समझेंगे, लेकिन जनरली एक बार कच्चे में चालू हुआ तो हो गया। अब इस सामान पे इसने भी प्रॉफिट कमाया है, मैंने भी प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट पे इनकम टैक्स भी तो बनता था, वो भी अब नहीं देना है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस ही ऑफ रिकॉर्ड हो गया पूरी तरह से। सरकार इस ट्रांजैक्शन को इतना झंझट से परेशान हो गई थी कि इतने प्रकार के आप लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हो और हमको पता ही नहीं चल रहा है। कैसे पता चलेगा? सरकार के आदमी किसी व्यक्ति को ले लेके ढूंढते थोड़ी रहेंगे, हर ट्रक में झांकते थोड़ी रहेंगे कि इसमें कौन सा माल जा रहा है। तो उसने एक ऐसा तरीका निकाला जिस तरीके में आपके चोरी की गुंजाइश बहुत कम हो गई। कैसे? उसने बोला, सुनो, अगर तुम कोई भी माल 1 लाख से ऊपर का बेचे या 1 लाख का भी बेचे, तो तुमको जब इस व्यक्ति के पास माल पहुंच जाएगा तो ये व्यक्ति उसको पेमेंट करेगा। तो ये व्यक्ति जब उसको पेमेंट करेगा तो उसमें से पैसा काट के पेमेंट करेगा। किस बात का पैसा काटेगा? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से पैसा मूव कर रहा है। सोर्स किस बात का? पैसे का सोर्स, जहां से भी पैसा मूव कर रहा है। अभी मान लो ये व्यक्ति किसी अगले व्यक्ति से खरीद के रखा है, अगले व्यक्ति से खरीद के रखा है, तो जब उससे खरीद के रखा है तो ये उसको पेमेंट करेगा कुछ ना कुछ। तो अब सोर्स कहां है? यहां है कि यहां? सोर्स कहां है? यहां। उसका तो अब कोई रोल नहीं। प्लस मैं जब पेमेंट कर रहा हूं तो वहां सोर्स है कि यहां है? मेरे के पास है, जहां से पैसा इनिशिएट हो रहा है, मूवमेंट शुरू हो रही है। हिंदी में बोलते हैं जिसको स्रोत, जहां से पैसा शुरू हो रहा है वही सोर्स है। तो पहली बात, इस 3 शब्दों में हमको यह समझ के चलना है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में सोर्स का क्या मतलब है। सबसे पहला, सोर्स का क्या मतलब है। दूसरा, डिडक्टेड का मतलब क्या होता है। ठीक, बाकी तो सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हो गए। टैक्स का मतलब आपको पता है। टैक्स का यहां पर क्योंकि सिंपल मीनिंग लिखा गया है तो आप इसको जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों से लिंक करके देखेंगे, क्योंकि टीडीएस नाम का कॉन्सेप्ट दोनों कानून के अंदर है, जीएसटी में भी है, इनकम टैक्स में भी है। ठीक है, पहले हम इनकम टैक्स का टीडीएस समझेंगे जो बहुत कॉमनली चलता है, फिर हम जीएसटी के टीडीएस में भी आएंगे। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो सोर्स है इसको पेमेंट करने के लिए ये पैसा कुछ काटेगा, फिर उसके बाद पेमेंट करेगा। अच्छा, इस काटने से क्या होगा? मान लो मैंने पैसे काटे इसको पेमेंट करते समय, तो इसको पेमेंट कम मिली होगी, ये तो तय है कि ज्यादा मिल जाएगी, उल्टा कि बराबर मिल जाएगी? कम। इनको कम मिलेगी, तो वो पैसा कट के कहां, किसके हाथ में? मेरे हाथ में। मैंने पैसे काट लिए ना, तो मेरे हाथ में। अब सरकार ने मेरे ऊपर नियम बनाया कि सुनो डिडक्टर, डिडक्टर, सुनो डिडक्टर, तुमने जो डिडक्टी का पैसा काटा है, डिडक्टी का पैसा काटा है, तो तुम बन गए डिडक्टर। तुम्हारा पैसा नहीं है और तुमने नियम के तहत काटा है, तो जितना भी पैसा तुमने काट लिया सारा महीने का इकट्ठा कर लो, उसका 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 सबका काटा है कुछ ना कुछ, सारे इकट्ठा कर लो और एक सरकारी चालान के तहत पटा के खत्म करो। सरकारी चालान के तहत पटा के खत्म करो। ठीक, क्या करना है? मेरा काम खत्म हो गया। अभी ये जो टीडीएस मैंने डिडक्ट किया था, क्या ये मेरा पैसा था? गलती से भी मेरा हो सकता है। कोशिश कर लेता हूं कि जब सरकार ने बोला ये डिडक्ट कर लो तो सरकार से चुरा लेते हैं। ये जिंदा रहने देगा? क्योंकि पैसा किसका है? इसका है। अब मैकेनिज्म समझना। अभी तक हम क्या समझ रहे थे जीएसटी में कि मैंने उस मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा
1,00,000 प्लस 18,000 मैंने इसको पेमेंट कर दी। इसके पास कितने पैसे आ गए? 1,18,000। 1,18,000 में 18,000 मैंने किसको दे दिया? सरकार को। सरकार के पास रिसीव हो गया। सरकार ने घुमा के वो क्या किया? इनपुट के रूप में मुझे दे दिया, क्योंकि पैसा किसके जेब से निकला था? मेरे। 18,000 किसके जेब से निकला था? बायर के जेब से, मेरे जेब से। ठीक है, ये खाली एक चैनल का काम किया। इधर से लेना है, इधर देना है, ना फायदा ना नुकसान। और सेम काम मैं भी करूंगा, जब इधर से लूंगा इधर दूंगा, मेरा कोई फायदा ना नुकसान। लेकिन फिलहाल मेरा एक पैसा लग चुका है जो घूम के इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में 18,000 मुझे अवेलेबल है। ये एक मैकेनिज्म है जिसके तहत क्रेडिट को चैनलाइज किया जाता है ताकि किसी का नुकसान ना हो। अब आप लोग उल्टा समझेंगे। टीडीएस पेमेंट मुझे उसको करनी थी, उसका 1,000 रुपए यानी कि 1% मैंने डिडक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने डिडक्ट कर लिया। अभी उसको मैंने 99,000 की पेमेंट कर दी। मेरे पास सिर्फ 1,00,000 रुपए पेमेंट करनी थी, मैंने उसको 99 दे दिया। अभी जो 1,000 बचा है मेरे पास, ये मेरा है क्या? ये सरकार का है क्या? नहीं। किसका है? पार्टी का है। अभी सरकार का रोल नहीं आया है। सरकार अब बोलेगी कि सुनो, जिसका भी टीडीएस डिडक्ट किए हो ना, सब मेरे पास जमा करा देना। ये मैंने सरकार के पास जमा करा दिया। तो सरकार बोलेगी कि अभी इसका क्या किया जाए? मेरा तो काम खत्म। मुझे सरकार ने नियम बनाया टीडीएस का, मुझे बोला कि महीने के आखिरी में जमा करना, मैंने जमा कर दिया। ठीक, मेरा काम खत्म। अभी 1,000 रुपए मेरे पास बचे हैं क्या? नहीं। किसी को देना बाकी है क्या? किसी से लेना बाकी है क्या? नहीं। मेरा काम खत्म। मैं कौन हूं? टैक्स डिडक्टर। बोलो ये मुंह से, डिडक्टर। यानी कि जिसकी जवाबदारी है टीडीएस काटने की, जो खुद एक सोर्स है, क्योंकि पैसे का मूवमेंट जहां से होने लगता है वो सोर्स बन गया। तो जब सोर्स पे किसी व्यक्ति को जवाबदारी दी जाती है कि आपको नियम के तहत ये टीडीएस काटना है और सरकार के पास जमा कराना है, तो मैं कौन बन गया? जोर से बोलो, टैक्स डिडक्टर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये व्यक्ति कौन है? जिसके पैसे कटे हैं, डिडक्टी। डिडक्टी, ठीक है, ये व्यक्ति वो है। अभी मैंने सरकार के पास पैसे दे दिए, मेरा काम खत्म। अब सरकार क्या करेगी? जब मैंने सरकार को पैसे दिए ना, तो मैंने एक रिटर्न भी भरी, टीडीएस रिटर्न बोलते हैं। उस रिटर्न के तहत मैंने बता दिया कि सुनो सरकार, 1,000 रुपए इसका था, 1,000 उसका था, 1,000 उसका था, ऐसे कर करके मैंने पूरा चालान पटा दिया। तो 1,000 इसका था, इसकी पहचान कैसे होगी? पैन कार्ड से। अब जीएसटी नंबर से पहचान नहीं हो रही है, अब पैन कार्ड से पहचान होगी। पैन नंबर, पैन नंबर का फुल फॉर्म जानते हो आप लोग? हाँ, पैन नंबर इज परमानेंट अकाउंट नंबर। पहली बार पता चला ना? चमका। हाँ चलो, इसीलिए कोई बोलेगा ना पैन नंबर, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि परमानेंट अकाउंट नंबर वो शब्द आ गया। फिर से नंबर मत बोलो। परमानेंट अकाउंट नंबर, नंबर होता है क्या? परमानेंट अकाउंट नंबर। सो सिर्फ पैन बोलोगे मतलब आप नंबर बोल रहे हो, और पैन कार्ड बोलोगे मतलब कार्ड बोल रहे हो। पैन नंबर बोल रहे हो मतलब आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन चलती भाषा में तो हमारे भी आ गया है। ठीक, एक मिनट। तो हमने गवर्नमेंट को ये जो डिटेल दी, इसमें क्या था कि गवर्नमेंट इस डेट को मैंने इसको 99,000 की पेमेंट की है, 1,000 काट लिया था, और ये व्यक्ति जो है उसका पेन ये है, और मैंने ये जानकारी आपके प्रस्तुत कर दी है। चालान मैंने आपको पटा दिया है। सरकार उस पेन नंबर को यूज करके इस व्यक्ति के अकाउंट में क्रेडिट दे देगी। कौन से अमाउंट का? इस 1,000 का। ये क्रेडिट अब जीएसटी का आईटीसी नहीं है, ध्यान देना। ये क्रेडिट टीडीएस क्रेडिट है। ठीक है, ये अलग है, और हमको सारी खिचड़ी एक साथ बनानी है, सब एक साथ बात करनी है। तो ये मैंने पैसे दिए, मैं हूं डिडक्टर। डिडक्टी की डिटेल मैंने दे दी, चालान पटा दिया, सरकार के पास डिटेल आ गई, और सरकार ने उस पैसे को डिडक्टी के पैन में क्रेडिट दे दिया। कहां दिखाई देता है ये क्रेडिट? फॉर्म 26AS। ठीक है, अभी अपडेट हो गया है। अब नए इनकम टैक्स में ये सारे नाम बदल जाएंगे, सारे सेक्शंस बदल जाएंगे, चीजें लगभग मोटी मोटी सेम है, लेकिन जो 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 नामकरण है वो काफी बदल गए हैं। तो आप लोगों को अगर ढांचा याद होगा, समझ में आ चुका होगा ना, तो नए नाम याद करने में एकदम ऐसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ढांचा ही कमजोर होगा, नाम भी बदल जाएगा, तो भी अच्छी बात है। क्योंकि आप लोग, जब आप लोगों के सामने कोई नया कानून लागू होता है ना,
तो ये इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इसको समझने की, क्योंकि पूरी दुनिया ग्राउंड लेवल पे आ गई है, वापस जीरो में आ गई है, सब लोग जीरो से समझेंगे। तो आप लोगों को मौका मिला कि पहले से समझे समझाए लोग थे, एक्सपर्ट लोग थे, उन लोग भी हमारे बगल में आके अब खड़े हो गए हैं। तो आप स्पीड पकड़ सकते हो। ये मौके को जाने दे दोगे तो दिक्कत। जीएसटी में ये मौका हम लोग को मिला था, हम लोग नए नए सीए बने थे और हम लोगों को प्रैक्टिस करनी थी, पैसे कमाने थे। तो जीएसटी तुरंत नया नया आ गया और हम लोग जीएसटी को पढ़ना शुरू कर दिए। पूरी दुनिया में जीएसटी सब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जीरो से समझ रहे हैं। तो जिन लोगों ने जल्दी समझ लिया उन लोगों ने जल्दी प्रैक्टिस हथिया ली, अपने हाथ में काम ले लिया। और जिन लोग स्लो हो गए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी स्लो थे पढ़ने में, उन लोगों को 3-3 साल लग गए, 4-4 साल लग गए, तब जाके जीएसटी थोड़ा थोड़ा समझ पाते थे। और हम लोग पहले साल दूसरे साल में जीएसटी में मजबूत हो गए थे, और वो लोग आज भी जीएसटी में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो सोर्स है, जो डिडक्टर है, वो पैसा काटेगा पेमेंट करने से पहले या पेमेंट करने वक्त। पेमेंट करने के बाद काट सकता हूं क्या पैसा मैं? सोचो तो एक बार, पॉसिबल है? तो पेमेंट करने वक्त या पेमेंट से पहले मैंने टैक्स डिडक्ट कर लिया, मैंने सरकार को जमा कर दिया चालान के रूप में। हमेशा सरकारी चालान, सरकारी टैक्स किस रूप में जमा होता है? चालान के रूप में। तो मैंने जमा कर दिया। उसके बाद मैंने एक रिटर्न भी भरी। रिटर्न, जैसे जीएसटी रिटर्न सुने थे हम, वैसे टीडीएस की भी रिटर्न होती है। और रिटर्न क्या है? सिर्फ एक फॉर्म, बस एक फॉर्म है, उसका नाम रिटर्न दे दिया गया सरकार ने, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना। एक फॉर्म भरना है। कौन सा फॉर्म है? 26Q। 26Q, ठीक है, कि मुझे ये फॉर्म भरना है। और सरकार के पास जानकारी मिल गई, सरकार को पता चल गया किस पैन कार्ड का पैसा है, उसने उठा के उस पैन कार्ड के 26AS में क्रेडिट दे दिया। अब इस व्यक्ति का नुकसान हुआ कि फायदा? डिडक्टी का नुकसान हुआ कि फायदा? दोनों नहीं हुआ। हाँ, थोड़े पैसे जाम हो गए, क्योंकि जो पैसा डायरेक्टली मुझे अकाउंट में मिलने वाला था 1 लाख, उससे मैं बिजनेस करता, पैसे चलाता कुछ न कुछ, लेकिन वो पैसे मेरे 1000 रुपये जाम हो गए। कहाँ जाम हो गए? पहले उसने रोका, फिर 1 महीने बाद उसने सरकार को जमा किया, फिर 15 दिन बाद मेरे क्रेडिट में आया, फिर 45 दिन जाम हो चुका है। उसके बाद ये मैं तुरंत यूज नहीं कर पाऊंगा। साल में एक बार जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरता हूं ना, तब ये क्रेडिट यूज कर पाऊंगा। मतलब ये लगभग 1 साल के लिए जाम हो गया पैसा, बल्कि 1.5 साल बोल सकते हो, क्योंकि साल खत्म होने के बाद भी 3-4 महीने 6 महीने बाद रिटर्न्स फाइल होती है इनकम टैक्स की, साल खत्म होने के बाद। तो मान लीजिए अप्रैल 24 में ये पैसा मेरा डिडक्ट हुआ, तो अप्रैल 24 के 2024, ठीक है, अप्रैल 2024 में ये पैसा डिडक्ट होके अप्रैल एंड तक जमा हो गया। मई के महीने में मेरे क्रेडिट आ गया। मैं क्या करूंगा मई 24 में? इसका मेरे को रिटर्न कब भरनी है? सितंबर 25। कब भरनी है? मतलब लगभग 1.5 साल बाद। और ये सारा पैसा तब तक वहीं पड़ा रहेगा। तो इसके 2 कॉन्सेप्ट एक साथ पूरे होते हैं। पहला, टीडीएस क्यों लाया गया? तो एक इंटेंशन तो आप लोग समझ गए होंगे, बताओ। एक इंटेंशन तो आप लोग समझ गए होंगे कि टीडीएस लाया क्यों गया। ऐसा क्या जरूरत था कि भाई सबको बोल रखे थे कि भाई तुम अपना टैक्स कैलकुलेट करो पटाओ, तुम अपना कैलकुलेट करो पटाओ। ये बीच में तुम लोग को मैं लिंक क्यों कर रहा हूं? लिंक करने की क्या जरूरत है? ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन लाने का इंटेंशन ही नहीं था आज से 20 साल पहले, टैक्स चोरी को बचाने के लिए। अब जब सरकार के पास ये डिटेल पहुंच गई कि 1 लाख रुपए की किसी की पेमेंट बन रही थी, 1% उसमें से डिडक्ट किया गया है फॉर्मूले के हिसाब से, तो सरकार ने ये सब पैसा वापस तो कर दिया क्रेडिट वेडिट करके, लेकिन सरकार के पास क्या मिल गया? डेटा। डेटा डेटा आ गया कि 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, सुनो तुमने खरीदा है, सुनो तुमने बेचा है, दोनों का ट्रांजैक्शन मिल गया। तो जो खरीदा है वो अपने घर में रखने के लिए लिया होगा क्या? नहीं। तो अगर मेरी साल भर की परचेस सरकार को पता चल जाए तो सेल के आसपास नहीं पहुंच सकती सरकार? पहुंच सकती है। उसकी साल भर की सेल मिल जाए तो वो छुपा पाएगा क्या? नहीं। तो सेल का फिगर मिल गया तो जीएसटी भी कनेक्ट हो गया, इनकम टैक्स भी कनेक्ट हो गया। तो सेल के फिगर को पकड़ के रखने के लिए सरकार ने टीडीएस लॉन्च किया कि जब सोर्स में ही जानकारी हमको मिल जाएगी, जब सोर्स से ही जानकारी हमको मिल जाएगी, तो हमको छुपाने के लायक कुछ बचेगा ही नहीं। सरकार को कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, सब कुछ उनके डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल डाटा में अपने आप आता जा रहा है। किसके तहत? टीडीएस रिटर्न के माध्यम से। टीडीएस रिटर्न में डेट वाइज एंट्री होती है,
बाकायदा कि किस डेट में कौन सी एंट्री हुई नहीं थी। मान लो इस व्यक्ति को मैं रोज पेमेंट कर रहा हूं ना 30 डेज तक और 1-1 लाख रुपए दे रहा हूं, तो टोटल कितने दे दिए मैंने 30 लैक्स। तो मैं सरकार को 30 लैक्स नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा 1 लाख इंटू 30 एंट्रीज डेट वाइज। तो सरकार के पास डेट वाइज डिटेल पहुंच गई। दूसरा इंटेंशन क्या हो सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। दूसरा इंटेंशन क्या हो सकता है कि सोच के बताओ कि सरकार का उसमें कुछ फायदा हो। सरकार को यहां पर एक और फायदा हो रहा है। एक तो टैक्स चोरी से थोड़ा बच गया, टैक्स चोरी नहीं होगा अब। और क्या फायदा हो रहा है, डेटा जो मिल रहा है, तो अल्टीमेटली तो टैक्स की चोरी के लिए काम आएगा ना। सरकार क्या करेगी इतना डेटा? बाकी आप क्या बना रहे हो, किसको कितने में बेच रहे हो, सरकार को क्या फर्क पड़ता है जब तक आपने टैक्स पूरा ठीक से पटा दिया। आप घर में क्या बना रहे हो, आप फैक्ट्री में क्या बना रहे हो, ग्राहक को क्या बेच रहे हो, किस रेट में बेच रहे हो, क्या डिस्काउंट लगा रहे हो, सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उस पर जो भी टैक्स लगना था आपने वाजिब तरीके से पटाया कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए उसने TDS लगा दिया। दूसरा इंटेंशन सरकार का सुन लो, सरकार कैसे चलती है? पैसों से चलती है, बिना पैसों के चलेगी? आपके टैक्स से चलती है। इनकम टैक्स नाम की चीज सरकार के पास कायदे से कब पहुंचती है? जब रिटर्न भरते हैं। इनकम टैक्स का रिटर्न साल में कितने बार भरते हैं? एक बार। उसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं? एक डेट होती है आम आदमी लोग के लिए जुलाई 31, और एक डेट होती है ऑडिटेड वालों के लिए 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। वहां पर 3 महीने में फैली हुई डेट्स हैं। प्राइवेट लिमिटेड के लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, ऐसे करके। ठीक है, तो सरकार को कितनी देर से मिलेगा टैक्स? जब लोग अपना हिसाब करेंगे कि मैंने कितना कमाया, और साल भर सरकार खाली बैठी रहे, पैसे नहीं होंगे हाथ में तो खर्चा नहीं करेगी, खर्चा नहीं करेगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो कौन सुनाएगा सरकार को? हम ही लोग सुनाएंगे। तो उसने क्या किया, इस TDS के माध्यम से ये जो 1000 रुपए है ना, ये तिनका सबसे लेना इकट्ठा कर दिया। इस पे भी TDS लगाओ, उस पे भी TDS लगाओ, और धीरे धीरे हमको टैक्स मिलता रहे। जब ये टैक्स मिल गया तो इस टैक्स को सरकार ने उसको वापस किया क्या? डिडक्टी को नहीं, क्या दे दिया बदले में? क्रेडिट दे दिया। ये क्रेडिट सिर्फ उसके डिजिटल फॉर्म में कहीं दिखा रहा है, ये क्रेडिट उसके जेब में नहीं पहुंचा है अभी तक। ठीक है, जेब में पहुंचने की कहानी बाद में। अभी फिलहाल सरकार के जेब में ये 1000 रुपए है, मानते हो? इसी प्रकार से जब लाखों और हजारों TDS की एंट्री सरकार के पास पहुंचती है तो हर 3-3 महीने में सरकार के पास पैसा आता रहता है। उसके अलावा इनकम टैक्स के अंदर एडवांस टैक्स का एक नियम है कि आप साल के आखिरी में अपना इनकम कैलकुलेट कर लेना, ओके, कोई बात नहीं। जितना बनता है उतना दे देना, ओके। खुद से कैलकुलेट करना, कोई बात नहीं। हमको डाउट होगा तो हम रेड मारने आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन तब तक आप खुद से कैलकुलेट करना। तो फिर साल तक इंतजार करेगी, TDS से 1000 रुपए करके कितना आ जाएगा, कितनी एंट्रीज हैं और कितना ही आ जाएगा। तो सरकार ने एडवांस टैक्स का भी कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था बहुत साल पहले कि आपका जितना भी साल का इनकम टैक्स बनता है ऐसे ही अंदाजे में कैलकुलेट कर लो, बस आपको 90% सही होना है। 10% अगर आप गलत रहते हो तो चलेगा, और आप ये 90% सही सही कैलकुलेट करके साल के 4 टुकड़े में पटा दो, तिमाही 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 करके 3-3 महीने में क्वार्टरली पटा लो, और आप ये टैक्स हमको दे दो। तो हम आप जब सरकार को जब टैक्स देने जाते हैं ना, तो हम एडवांस टैक्स का टैक्स पे कर देते हैं। इनकम टैक्स का ही दूसरा नाम है एडवांस टैक्स। तो उसका नाम एडवांस टैक्स इसलिए क्योंकि एक्चुअल कैलकुलेशन अभी नहीं हुई है, हवा में कैलकुलेशन के बेसिस पे हमने राउंड फिगर पटा दिया। तो राउंड फिगर पैसा भी तो पैसा होता है सरकार के पास। अब अपना सरकार चलाने के लिए पैसे आ गए। एडवांस टैक्स से खूब सारे पैसे आते हैं, उसके बाद TDS से खूब सारे पैसे आते हैं। अब ये TDS किस ट्रांजैक्शन पे लागू है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या परसेंटेज है, उसके लिए एक चार्ट देखते हैं हम लोग, एक चार्ट समझते हैं। देखो, ये इनकम टैक्स 2025 के हिसाब से है, इनकम टैक्स 2025 के हिसाब से ये नियम, ये TDS का चार्ट है, अपडेट हो चुका है। यहां लिखा है 2025 में आया था, लेकिन कौन से साल में लागू हो रहा है? 26-27 चालू हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड, ये आप लोग के ऊपर लागू हो चुका है। अगर आज एक सेक्शन पढ़ के जाओगे ना तो आज ही काम आ जाएगा, ठीक है, इतना रियल डेटा है ये। तो 26-27 का एक्चुअल डेटा आपके सामने आ गया, विच इज TDS चार्ट। ठीक है, ये चार्ट हमको बताता है कि इनकम टैक्स
कितना और किस पे टीडीएस लगाएगा और कब कब लगाएगा, हर छोटे छोटे आदमी को भी परेशान करेगा क्या, हम इस चीज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमको ये चार्ट पढ़ने आना चाहिए। कोड्स टू बी यूज्ड इन रिटर्न्स, ये लेटेस्ट कोड्स हैं जिनको 1000 की सीरीज में बनाया गया है, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और ये ओल्ड सेक्शन है। ध्यान देना, ये कोड्स हैं, ये सेक्शन है। सेक्शन मतलब प्रावधान, जिसके अंदर वो नियम डाला गया है एक्ट के अंदर। तो पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब चलता था तब इन सेक्शंस को यूज करते थे हम टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। टीडीएस का नेचर अभी एक्सप्लेन करेंगे ये, ठीक है। लेकिन अब ये सेक्शंस खत्म हो गए हैं क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 बंद हो चुका है। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से ये कोड्स यूज होंगे टीडीएस के लिए। कोड्स को कब यूज करना है, कहां यूज करना है, कब यूज करना है, कहां यूज करना है कोड को, रिटर्न डालते समय। जब मैं सरकार को बताऊंगा कि सुनो ये मैंने 1000 रुपये डिडक्ट किया, 1 लाख रुपए की पेमेंट होनी थी, 99,000 मैंने दे दिया, ये रही डेट, तो सरकार पूछेगी सुन 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 भाई किस बात की पेमेंट थी। मैं बोलूंगा माल खरीदा था। अच्छा माल खरीदा था, तो ठीक है, ध्यान रखना कि ये वाला सेक्शन यूज कर लेना आप अगर आप माल खरीद रहे हो तो। ये रहा, सेक्शन 194Q पुराना सेक्शन है ये, ठीक है। लेटेस्ट इसका कोड क्या है, लेटेस्ट कोड क्या है 1031, और पुराना सेक्शन था 194Q, और ये सेक्शन ही कोड बनता था तब, ये सेक्शन ही कोड होता था। अब सेक्शन कोड नहीं है, अब कोड अलग कर दिया गया है, सेक्शन अलग कर दिया गया है। पहले सेक्शन ही कोड होता था, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि एनी सम, सम का मतलब कोई भी अमाउंट, एनी सम, मैथ्स में मत जाओ या लॉ पढ़ रहे हो, एनी सम यानी कि कोई भी अमाउंट फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, दुनिया का कोई भी गुड्स हो, इसमें माचिस भी होगी, एरोप्लेन भी होगा, सब कुछ इसी में आएगा। तो इसमें कुछ सामानों को लेकिन एग्जेम्प्ट किया जाएगा, वो अलग नोटिफिकेशन में किया जाता है कि इन सामानों में छूट कर देंगे हम, बाकी सबको टैक्सेबल गिन लेते हैं, ठीक है। तो एनी सम फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, अब एनी सम फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, तो उसका पेमेंट ही होगा या रिसीव भी होगा। अगर मैंने परचेज किया है तो फिर पैसा लूंगा कि दूंगा, तो ये क्लियर है कि पैसा ले भी सकता हूं, माल भी लूंगा पैसा भी लूंगा, नहीं ना, तो मैं सिर्फ पेमेंट करूंगा। यहां पर सारी कहानी सिर्फ पेमेंट वालों की है, ध्यान देना। पाते वक्त किसी का टीडीएस नहीं कटता, पे करते वक्त कटता है। तो जब किसी को पेमेंट हो रही है तभी पैसा कटेगा, या पा रहा हूं तो अपने ही पैसे से काटूंगा फिर मैं, है ना। तो इस बात पे तो कंफ्यूजन गलती से मत कर लेना, लॉजिकल मिस्टेक कहला जाएगी कि पैसा आ रहा है फिर भी सोच रहे हो टीडीएस काटूं क्या, बहुत ब्लंडर मिस्टेक कहलाएगी वो, ठीक है। जब पैसा जा रहा है तभी आप पैसा काट सकते हो, ये नियम हो सकता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अगर किसी भी गुड्स की परचेस करते हो और उसकी पेमेंट करते हो तो आपको 194Q के तहत टीडीएस काटना है 0.1% टीडीएस का रेट, और थ्रेशोल्ड लिमिट दी है इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। क्या मतलब है इसका, एक बिल 20 लाख का है, एक बिल 30 लाख का है, तो मैं कब करूंगा टीडीएस 30 लाख पे, एक बिल 20 लाख का पेमेंट करना है मुझे, एक बिल 30 लाख का पेमेंट करना है मुझे, तो मैं किस पे टीडीएस काटूं, क्यों 50 लाख अभी टच नहीं किए क्या अपन, वेरी गुड।
तो ये बात आप लोग कैसे समझ पाए? इन शब्दों को समझ के, इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs, यानी कि एक्सेस क्या होता है? ज्यादा, ठीक है? एक्सेस मतलब ज्यादा। 50 लाख को जब क्रॉस करोगे तो उसके बाद, उससे पहले नहीं, उसके बाद हर 1 रुपए पे, यानी कि जितने भी रुपए का लेन देन करो आप, 0.1%, ध्यान देना, 0.1% कितना कम होता है पता है? इसको समझने के लिए मैंने एक साधारण कैलकुलेशन अपने मन में बिठाई थी कि हर 1 लाख रुपए पे 100 रुपए, 0.1% इज 100 रुपए आउट ऑफ 1 lakhs, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 0.1% का मतलब क्या होता है? 0.1 भागित 100, 0.1 भागित 100। अब इसको गुणित कर दो अपने किससे? 1 लाख से, आपको रकम मिलेगी 100 रुपए। तो 0.1% कितना होता है, इसको अंदाजा लगाना भी जरूरी है हमको, ताकि हम फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकें। चलो अब ये बताओ, 7,50,000 का 0.1% कितना होगा? 7,50,000 का 0.1% कितना होगा विदाउट कैलकुलेटर? 750। कोशिश अच्छी थी, 750। 7,50,000 का 0.1% 7,50,000 होगा, सॉरी 750 रुपए होगा। इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लिए? क्योंकि एक बेसिक कैलकुलेशन करके दिमाग में बिठा लिए कि 0.1% कितना होता है? लाख रुपए पे 100 रुपए, तो 7.5 लाख रुपए पे 750 रुपए। और फिर उटपटांग फिगर भी आएंगे, वो भी कर लोगे आप लोग, क्योंकि पीछे से डिजिट्स को भगाने भी आना चाहिए आपको, कि अगर 10% होता है मतलब 1 डिजिट काट दिया, 1% होता है मतलब 2 डिजिट काट दिया, 0.1% मतलब 3 डिजिट काट दिया। तो 7.5 लाख के पीछे से 3 डिजिट काट दो, कितना हुआ? हुए? पक्का? सिंपल है। तो आप लोगों को दोनों कैलकुलेशन के मेथड्स इसलिए भी आने चाहिए कि जल्दी से भी कर सको, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग करने वाले हैं, डेटा ऑपरेटर बनने वाले हैं, तो हमारे हाथ में शायद कैलकुलेटर हमेशा होगा, मोबाइल में भी होगा। लेकिन अगर आप ऑडिटर बनने वाले हो, कंसल्टेंट बनने वाले हो, तो ऐसे प्रोसेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, और ऐसे जवाब देने आना भी चाहिए, कम से कम ऐसे बेसिक मैथ्स में। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन तो नहीं थी, तो आपको पता होना चाहिए। जब कोई बोल रहा है, शार्क टैंक देखा है आप लोगों ने? शार्क टैंक कैसे उसमें 1%, 2%, आधा % हवा में बात करते रहते हैं, इतना नहीं दूंगा, उतना दूंगा। वो लोग कैसे कैलकुलेशंस कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि वो लोग परसेंट को पहले इस तरीके से जान पहचान किए। 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 0.5 क्या होता है, 5 क्या होता है, 10 क्या होता है, बी मैंने बताया नहीं था, परसेंटेज सारे रटे हुए होने चाहिए। 1, हाफ, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सारे मोटे मोटे परसेंटेज दिमाग में कैलकुलेटेड होने चाहिए। कि 33% कितना होता है? 33% कितना होता है? 35 - 2 इज अ गुड लॉजिक, बट बताने का मतलब ये था 33% मतलब 1/3। क्लियर है? सिंपल है। तो ऐसे आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशंस फास्ट होंगी, डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलती है। यहां पर बैठ के खाली आंसर नहीं लिखना है किसी का, यहां रियल लाइफ की सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना? यहां पर खाली आंसर शीट बनाने का आप काम नहीं है, यहां पर रियल लाइफ में आप लोगों को सिचुएशन मिलेगी जिसके बारे में सोचना है, और कई बार तो तुरंत सोचना होता है। ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता। हाँ, आ रहे थे टीडीएस पे, कि टीडीएस का नेचर क्या है। बोलता है कि भाई किसी ने किसी को पेमेंट करनी है, और ये डिडक्टर है, और ये पैसे डिडक्ट कर लेगा, डिडक्ट करके सरकार को जमा कर देगा, फिर टीडीएस रिटर्न भी भरेगा, सरकार उसको क्रेडिट दे देगी, पैसा अपने लिए यूज करेगी। इस तरीके से सरकार के 2 इंटेंशन पूरे होते हैं। कौन कौन से? सरकार खुद की लिक्विडिटी को बढ़ाना, ठीक है? तभी तो देखो ना, वो कितने कम पैसे में भी काम चला रही है। वो बोल रही कि आम आदमी को फर्क मत पड़े, 1% तो भूल जाओ, 1% का भी उसने और 90% हिस्सा काट दिया। 1% का 90% हिस्सा काट दो तो कितना बचेगा? 0.1%। 1% का 10%, और 100 रुपए प्रति लाख अपना काम चला रही है। बोली इतना तो लोगों से ले लो। अच्छा, सरकार ये जो रेट डिसाइड करती है, किस आधार पर डिसाइड करती है? और भी देखो रेट्स हैं, और भी देखो रेट्स हैं।
ये देखो, 194J और उसको फिर ब्रैकेट में लिखते हैं बी। एनी सम, एनी सम मतलब, एनी सम मतलब कोई भी अमाउंट, सम मतलब अमाउंट, यहां पर ये ध्यान देना। एनी सम बाय वे ऑफ ए फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और बी एनी सम रेफर्ड टू इन सेक्शन 26(2)H। अभी सेकंड वाले को भूल जाओ, फर्स्ट वाले को याद रखो। एनी सम बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, हम सीए की फीस भी इसके अंदर आती है, और जब लोग हमको पेमेंट करते हैं ना तो इस सेक्शन के तहत 10% का टीडीएस काट के देते हैं हमको। 10%, कहां 0.1%, कहां 10%। फिर 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट, वहां पर 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट, कि 50 लाख क्रॉस करोगे तब इतना सा टीडीएस काटेंगे। यहां 50,000 क्रॉस किया 10% टीडीएस, यानी अगर कोई मुझे 1 लाख रुपए देने वाला है तो 10,000 काट के ले जाएगा वो, और सरकार के पास जमा करा देगा, और सरकार हमको क्रेडिट दे देगी कि रखो इसको लॉलीपॉप, साल के आखिरी में हिसाब करेंगे। तो किसी सेक्शन में कुछ, किसी सेक्शन में कुछ, क्यों? क्योंकि यहां क्या बदल गया? नेचर ऑफ पेमेंट। अब यहां पर जो फीस हो रही है प्रोफेशनल सर्विसेज की, ये एक सर्विस की पेमेंट है, ये प्रोडक्ट की पेमेंट नहीं है। सर्विस में हमेशा मार्जिन ज्यादा होती है, प्रोडक्ट में हमेशा मार्जिन कम रहेगी। तो क्योंकि मार्जिन ज्यादा रहती है तो सरकार को यह पता है कि आज नहीं तो कल इसका प्रॉफिट ज्यादा ही निकलेगा, इसका इनकम टैक्स ज्यादा ही निकलेगा, तो ये तो हमको टैक्स पटाने आएगा ही आएगा, इससे पहले ही ज्यादा ले लो। क्योंकि सरकार का टीडीएस का पहला इंटेंशन क्या है कि हमारे पास लिक्विडिटी आए पैसे की, तो जो पैसा उसको लग रहा है ये मेरा खुद का हो सकता है, वो पहले ही मांग ले रही है। बाद में हिसाब करेंगे, अभी तो तुम दो। उसको लग रहा है कि ये पैसा मैंने कमा लिया, सरकार को लगा कि मेरे लिए टैक्स आ गया, कम से कम 10% तो मेरा बनता है, ऐसा सोच के उसने 10% ले लिया। अब मान लो साल के आखिरी में बोलूंगा मेरा तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं सर, तो बोले कोई बात नहीं, आपके पास क्रेडिट है, आप अपने बैंक अकाउंट में रिफंड ले जाओ, वो दे देगी रिफंड इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद। ठीक है, तो टीडीएस का मैकेनिज्म समझ में आया, क्यों टीडीएस और कैसे टीडीएस, और क्या रेट से पता चलता है, उसके लिए एक लंबा चौड़ा चार्ट होता है जिसको रेफर करना पड़ता है। बोलो। टीसीएस एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट फिर कभी 2-3 दिन बाद कवर करेंगे, पहले टीडीएस को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी टीडीएस में किसी को कोई डाउट? सवाल फिर से पूछो। जैसे आप बोले प्रॉफिट नहीं हुआ, सरकार से रिफंड दे देगी उस क्रेडिट को, तो अगर आपको हुआ अच्छा खासा प्रॉफिट तो वो रिटर्न मिलेगा कि नहीं? क्यों मिलेगा रिटर्न, बल्कि और देना पड़ेगा जेब से, और देना पड़ेगा ना। ये एडवांस, ये जो टीडीएस है ये एक तरीके का प्रोविजनल टैक्स है। प्रोविजनल टैक्स समझते हो आप लोग क्या? हाँ, आधा सही बोला आपने, लेकिन प्रोविजनल का मतलब ये नहीं होता। प्रोविजनल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? आपने आधी बात सही बोली कि जो अभी टेम्पररी, अभी कैलकुलेशन फाइनल नहीं हुआ है, तो आप अभी तो टैक्स दे दो राउंड फिगर में, मैं अपने पास लिख लूंगी कि मेरे को संकल्प से 10,000 रुपये आ चुका है, और मैं आपको दिखाते भी रहूंगी, ये मिल गया डिटेल, लेकिन क्या ये फाइनल टैक्स है? नहीं, इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रोविजनल टैक्स। एक बार के लिए राउंड फिगर कैलकुलेशन कर लो, टेम्पररी कर लो, लेकिन आप आगे बढ़ो इसके बाद। ठीक है, ये टैक्स जब कैलकुलेट होगा बाद में, तब हो सकता है मेरे को जेब से और देना पड़े, जो आपका सवाल था, या हो सकता है कि ये टैक्स मेरे को पटाना ही नहीं था, सरकार ने बिना मतलब ले लिया किसी नियम के तहत, अब वो सरकार मुझे लौटा देगी। तो मेरा नुकसान क्या हुआ कि मेरा पैसा जाम हो गया था, साल 1.5 साल तक पैसा जाम हो गया था, मेरा ब्याज का नुकसान हुआ। तो सरकार ये भी करती है कि जब वो रिफंडेबल होता है, जब वो रिफंड करती है, तो एफडी के आसपास ब्याज भी दे देती है, एफडी के रेट के आसपास का ब्याज भी दे देती है। ठीक है, समझ गए राजेन? बिना समझे ऐसे ऐसे नहीं करना, क्योंकि फिर बाद में पूछोगे आप लोग। हाँ, जो रिफंड आएगा उस पर ब्याज देगी। मान लो आपका टैक्स देना नहीं बनता था, टीडीएस कट गया, सरकार के पास पैसे पहुंच गए, मुझे मेरा क्रेडिट दिख रहा है, लेकिन अब साल के आखिरी में मुझे पता चला कि मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो मुझे तो टैक्स देना ही नहीं था, तो सरकार को जो पहले से दे रखा हूं वो बल्कि वापस मिल जाएगा मुझे,
रिफंड के फॉर्म में। और ऐसा ही नहीं मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा। तो सरकार जानती है ना कि आपका साल भर उसने खराब किया है, उस पैसे को वो अगर 1.5 साल का अमाउंट अपने पास रखेगी तो शायद 6 महीने का ब्याज आपको दे देगी, मे बी, है ना। वो कैलकुलेशन एक अलग प्रावधान में होती है इनकम टैक्स के तहत। ठीक, टीडीएस के मैकेनिज्म को सुनने से यह समझ में आया क्या कि हमारा इनकम टैक्स का बातचीत तो बहुत हो गया, लेकिन हमारे जीएसटी में भी इनकम टैक्स नाम की, टीडीएस नाम की एक चीज है। जीएसटी में भी टीडीएस नाम की एक चीज है, और उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? एग्जैक्ट सेम। जीएसटी बोलता है कि कुछ एक ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर बहुत सारा कैश चालान पटाना पड़ता है। कैश चालान अभी आप लोग सारे लोग समझ गए एक बार में? जीएसटी में कैश चालान समझ गए? बताया हूं मैं, कैश चालान शब्द को भूल रहे हो। जब सरकार को टैक्स देने जाता हूं मैं कौन हूं? मैं मिडिल मैन हूं। इधर से माल खरीदा, इधर बेचा, ठीक है। जब इधर बेचा तो टैक्स आया, जब टैक्स आया तो मैं पटाने जाऊंगा, याद आया? तो इसको जब पटाते हैं तो कैश चालान बोलते हैं, ठीक है। जब ये कैश चालान में मैं पे करूंगा तो सरकार को लोग कैश चालान या तो पे नहीं कर रहे थे, या तो बोलते थे हमारे पास अभी पैसा नहीं है, या सरकार को बहुत लेट से आ रहा था। सरकार को जीएसटी मिल ही नहीं रहा है, तो फिर कॉन्सेप्ट फेल हो गया ना, नुकसान हो रहा है। तो जीएसटी में दो बातों को पकड़ने के लिए फिर से टीडीएस लाया गया। पहला, ये चोरी, और दूसरा, जब हम टैक्स पटाने जाते हैं सरकार को और हम लेट करते हैं तो सरकार बोलती है एक काम करो, टीडीएस के नाम का थोड़ा सा टैक्स पहले से मेरे पास जमा करा दो। तो वो इनकम टैक्स के क्रेडिट की तरह जीएसटी में भी सेम क्रेडिट मिल जाता है। अब मैकेनिज्म कैसे काम करता है? मैंने माल खरीदा, तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो जीएसटी में भी टीडीएस सेम मैकेनिज्म में काम करेगा कि पैसा कहां से कटेगा? जो सोर्स है। तो जब उसको पेमेंट करूंगा तो मैं 2% का टीडीएस काट दूंगा, ठीक है। जीएसटी में इतनी लंबी लंबी लिस्ट नहीं होती है, तो मैं 2% का टीडीएस काट दिया मैंने। अब उसको 98,000 की पेमेंट कर दी। 2,000 किसकी जेब में है अभी? 2,000 किसकी जेब में है अभी? मैं सरकार को फिर से चालान पटाऊंगा और बताऊंगा कि सुनो सरकार, ये मेरा पैसा नहीं है, ये मेरा जीएसटी नहीं है, ये आपने बोला था टीडीएस काट दो, तो किसी दूसरे का मैंने टीडीएस काटा है। ये रहा उसका जीएसटी नंबर, ये रहा डेट ऑफ एंट्री, ये रहा टोटल अमाउंट 1 लाख, और इसके पीछे मैंने 2% काट दिया। 2,000 आप रख लो। ये 2,000 रुपए घूम के सरकार इसके जीएसटी के आईटीसी में क्रेडिट दे देगी। ये 2,000 को सरकार इसको क्रेडिट दे देगी, क्योंकि था किसका पैसा और पहुंचा किसके पास है? तो सरकार यूज तो करेगी अब, लेकिन उसको क्रेडिट दे देगी। वो खुश कि चलो 2,000 रुपए क्रेडिट के रूप में आ गया, ठीक है। अब वो जब भी जीएसटी के चालान पटाने जाएगा ना सरकार को, तो ये वाला क्रेडिट फिर से यूज कर सकता है, ठीक है। ये सारी बातें धीरे धीरे मिक्स भी होंगी, तो उनको अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में करेंगे। अभी टीडीएस का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, नियम नहीं, कानून नहीं समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट, ढांचा। तो यही टीडीएस का ढांचा इनकम टैक्स में भी काम करता है बिल्कुल इसी तरीके से, और जीएसटी में भी काम करता है इसी तरीके से। आप लोगों ने एक डिफरेंस महसूस किया? जीएसटी का जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन उसका काम करने का ढांचा कैसा है? ऐसा, ध्यान से समझना। ये यहां से स्टार्ट करते हैं, व्यापारी से पैसा मुझ तक आया, यहां से सरकार के पास गया और सरकार ने इसको क्रेडिट दे दिया और हिसाब किताब कर लिया। ये हुआ जीएसटी का ढांचा। टीडीएस का ढांचा, यहां से पैसा निकलना शुरू हो रहा है तो पैसे आधे देके मैंने काट दिए, आधे देके मैंने काट दिए, बाकी पूरे नहीं दिए। सरकार के पास टैक्स दिया, वो सरकार ने उसको क्रेडिट दिया, वो उसके पास रिफंड आ गया, या जैसे भी उसने यूज कर लिया। ये रिवर्स चल रहा है, ये रिवर्स चल रहा है और ये ऐसा चल रहा है, जबकि दोनों पार्टियां वही हैं। मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैं बायर हूं। तो टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स बोलने भर से सारी कहानी कहां से शुरू होगी? सोर्स से, और सोर्स से जाते जाते खत्म कहां पर होगी? जिसका पैसा है उसको क्रेडिट मिलके। जबकि जीएसटी हमेशा जुड़ता रहेगा, जिसके जेब से पैसा निकला है उसके जेब में क्रेडिट पहुंचता रहेगा। यहां से पैसा निकला, मुझ तक आया, मुझसे निकल के सरकार को गया, सरकार ने उसका क्रेडिट दे दिया, तो इस व्यक्ति को उसका क्रेडिट मिल गया। आपको ये साइकिल उल्टी और सीधी यूज करने अगर नहीं आई तो अकाउंटिंग भी नहीं कर पाओगे। तो नियम समझना अपनी तरफ, ढांचा समझना अपनी तरफ, और उसकी प्रैक्टिस करना तीसरी बात होती है।
तो आपने अभी सिर्फ ढांचा समझा है, नियम समझने के आधार पर ही काम होगा, और फिर अकाउंटिंग लास्ट में उसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ढांचे में कोई दिक्कत, क्यों लाया गया, कैसे काम करता है, इतना एक्यूरेट काम करता है क्या, परसेंटेज कहाँ से आते हैं। पढ़ना चाहते हो कुछ और, कि ये बता दूं कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस पे हमारे टीडीएस लगते हैं? अब शब्दों को पढ़ो, हम एक रफ प्रैक्टिस फटाफट कर लेते हैं। हाँ, जिस ट्रांजैक्शन में ऐसा दिखता है कि यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा है, यहाँ पर स्कोप ज़्यादा है पैसे का, अभी दिखाता हूँ आप लोग को। आप लोग को पता है अगर आप लोग लॉटरी से पैसे जीतते हो तो टीडीएस कटते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में आप पैसे जीत के निकलोगे ना, 1 करोड़, तो हाथ में कितना आएगा? 70 लाख। 30 कट गया। दिखाऊं कहां पर? देखो, सर्च किया मैंने और विनिंग शब्द डाला, ये देखो, देखो पढ़ो, सेक्शन 194B, एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग्स, यानी कि जीत गए आप, चाहे मटका में जीते, चाहे ताश में जीते, चाहे हॉर्स राइडिंग में जीते, चाहे कौन बनेगा करोड़पति में जीते, चाहे लॉटरी टिकट में जीते, जीते मतलब जीते। ठीक है, तो एनी इनकम, अब ध्यान देना, बाय वे ऑफ विनिंग्स अदर देन विनिंग फ्रॉम सीरियल नंबर 2 छोड़ दो, फ्रॉम यहां से शुरू कर रहा है, एनी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल जो हम न्यूज़पेपर में बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? पजल जो आती है, ऐसे लिखो, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे सवाल लिखे रहते हैं और आपको उसमें शब्द डालने रहते हैं। उसमें कई बार इनाम होता है, कई बार बड़ा इनाम होता है, कई न्यूज़पेपर वाले, वहां से आप जीत गए। कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, मान के चलो मॉल में आप लोग जाते हो, वो 50 रुपए की एक टिकट आती है गेम जोन की, क्या होता है उसमें कि आप लोग एक 30-40 सेकंड के लिए आपका मशीन चालू हो जाएगा और आप लोगों को ऐसे करके एक हाथ मिलता है, उसमें से डॉल उठा लो, चिप्स उठा लो, जो उठाना है उठा लो। तो यदि आपने कोई महंगी चीज़ उठा ली ना, 10,000 से ज़्यादा महंगी, तो 30% पहले आपसे टैक्स पे करवाएगा। ये हमारे साथ एक बार हो चुका है। एक हमारे घर के एक बच्चे ने मजाक में एक मोबाइल फ़ोन जीत लिया था। वो वाला नहीं होता जो ऐसा घूमता रहता है और आपको सही निशाना लगा के उसके ढांचे में डालना है। तो ज़्यादातर लोग से गलत होता है, बगल में एक्टिवा खड़ी रहती है, अक्सर देखोगे उस मशीन के बगल में कि सबसे हाईएस्ट प्राइस एक्टिवा है। ठीक है, तो उसमें ऐसे करके उसने मोबाइल में फंसा दिया। तो एक 15,000 रुपए की हम लोगों को मोबाइल मिल गई, लेकिन उसने 15,000 की मोबाइल कब दी पता है? बोला 30%, 4,500 रुपए पहले पटाओ, हमको दो। मैं जीता किस बात का? वो घूम के इनकम टैक्स में फिर आएगा हमारे पास, वो हमारा नुकसान नहीं है। ठीक है, वो हमसे फिर अब पैसे मांग रहा है। तो टीडीएस ऐसे भी डिडक्ट होता है जब किसी पैसे से डिडक्ट किया ही नहीं जा सकता। मोबाइल से 30% से तोड़ के निकालेगा क्या? खरोच करके निकाल सकता है क्या? नहीं। अब पैसा कहां से लाया? अपनी जेब से और दे। वैसे ही तुमको पैसा दे रहा है क्योंकि तुम जीते हो, अब अपनी जेब से 30% और दे जो आपके क्रेडिट में जाने वाला है, तो कैसे करेगा ये? तो व्हेन द कंसिडरेशन, यानी कि किसी सामान का पेमेंट अगर कैश में नहीं हो रहा है, किसी सामान के रूप में हो रहा है, आपने कार जीती, आपने फ्लैट जीता, आपने एक मोबाइल फोन जीती, तो 30% का टीडीएस, नियम ये बोलता है कि यू विल हैव टू मेक श्योर कि टीडीएस पट जाए। मतलब यहां पर एक इनडायरेक्ट रास्ता दे दिया कि सामान तब देना जब सामने वाले से 30% ले लो, इसको सरकार के पास जमा करा दो और सामने वाले को पूरा पैसा दो। क्या मेरा नुकसान या फायदा कुछ हुआ? मैं तो मोबाइल वैसे भी देने वाला था, मैं तो देने वाला था, लेकिन इस 4500 रुपए से मेरा कुछ नुकसान या फायदा हुआ? बस लिया और दिया, नियम का पालन करवा दिया। ये 15,000 का फोन तो मेरा वैसे भी नुकसान होना था क्योंकि गेम तो जीत गया है सामने वाला। ठीक है, तो गेम ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग, बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म, नेचर व्हाटसोएवर। गैम्बलिंग और बेटिंग नाम के सट्टा सरकार लीगली अपने कानून में लिख के रखी है, और दूसरी तरफ सट्टेबाजों को बोलती है कि तुम सट्टा कर रहे हो और पुलिस केस करती है। आप सट्टे जैसा शब्द, गैम्बलिंग जैसा शब्द, बेटिंग जैसा शब्द खुद कानून में लिख के रखे हो, उस पर टीडीएस काटने के भी प्रावधान बना के रखे हो। ये किनके लिए था? ड्रीम 11 और क्या क्या था, बस 2-4 होंगे जो भी, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो आप लोग यहां गेम खेलते थे, आप लोग बेट लगाते थे कि ये टीम बनेगी, ऐसे बनेगी, वैसे गेम को कंफ्यूजिंग बना दिया एक्चुअली ड्रीम 11 ने।
तो उसको महसूस आपको होने लग गया कि आप गेम खेल रहे हो, बट अल्टीमेटली आप सट्टा ही खेल रहे हो, बस वो बहुत दूर चला गया आपसे। कैलकुलेशन अब आपकी हल्की हो गई, क्योंकि अब आप गेम को गेम की तरह खेल रहे हो कि आप अपनी टीम बना रहे हो। तो जो उसका प्लेयर एक्चुअल रन लगाएगा वो आपके टीम में काउंट होगा, यानी कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपके हाथ में है क्या? तो ये गेम कैसे हुआ? तो आपको सिर्फ इतना एक छोटा सा नयापन दे दिया कि 11 लोगों की टीम आप खुद बनाओ, वो चाहे दुनिया के किसी भी टीम में हो, वो आपकी टीम में आ जाएंगे। अब वो 11 लोग जो परफॉर्मेंस करेंगे वो आपकी टीम में काउंट होता जाएगा, टोटल होता जाएगा। यही तो था ना गेम। और आपकी टीम जीत गई कि नहीं जीती, उससे सट्टा बनेगा, और उस सट्टे से उन लोग तो कंफर्म कमाएंगे जो ड्रीम 11 वाले हैं। आप हारो जीतो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। आप 100 लोग खेल रहे हो, 100 में 1 जीतेगा, 99 हारेंगे। ड्रीम 11 को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है, उसको इतना फर्क पड़ता है कि मेरा अपना अमाउंट निकल के आ जाए। ठीक है, वो चार्ज बोल लो, कमीशन बोल लो, जो बोल लो। तो उनका कॉन्सेप्ट यहीं पर फॉल करता था, और इसीलिए 30% का अमाउंट वो डिडक्ट करके आपको देते होंगे अगर आपने कुछ जीता है तो। कौन बनेगा करोड़पति भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, आपने किसी भी तरीके के गेम से अगर पैसे जीते हैं तो आपको 10,000 एक सिंगल ट्रांजैक्शन से ज्यादा अगर आप जीत गए तो आपको 30% पैसा कट के ही मिलेगा। ठीक, ये पैसा कट के टीडीएस के ढांचे में चला जाएगा। अब टीडीएस का ढांचा हमको पता है, तो हम एक तरफ ढांचा सीख लिए, दूसरी तरफ नियमों को पढ़ना सीख रहे हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 9 पेज भरे हैं, और हर पेज में कम से कम 12 एंट्री है। तो इतनी सारी एंट्रीज हैं, इतने सारे ट्रांजैक्शंस को सरकार कवर कर रखी है, एक के पीछे एक, कि आपको इसको पढ़ने, समझने, याद करने में भी बहुत समय लगेगा। ये एक तरीके का टेबल है बहुत लंबा। जैसे पहाड़ा याद करते थे तो एक झटके में होता था क्या? आज 2 एकम 2, 2 दूनी 4 फट से बोल लोगे, लेकिन आपको मैं बोलूं चलो 17 का पहाड़ा बोलो तो धीरे धीरे बोलोगे, क्योंकि 17 का पहाड़ा नहीं रटे थे ना। लेकिन 17 का पहाड़ा बनाने शायद आ जाएगा, 17 दूनी 34, 17 × 51, ऐसे करने लग जाओगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा ना। तो आप लोग अभी वो 17 के पहाड़े के हिसाब से चलोगे, यहां पर धीरे धीरे चलोगे। ठीक है, ये चार्ट हम लोग अपने कॉमन फोल्डर में डाल देंगे, आप लोग इस चार्ट को बार बार रेफर कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग अपने सवाल में भी टीडीएस का तड़का डालेंगे, ताकि एक तरफ हमको थियरी और ढांचा समझ में आ रहा है, दूसरी तरफ हम उसकी अकाउंटिंग की शुरुआत तो कर दें। ठीक है, शुरुआत करेंगे। टीडीएस जितने एडवांस लेवल पे और जा सकता है, अभी हम तुरंत एडवांस पे एक झटके में नहीं जाएंगे। यहां तक कि हमने जीएसटी में भी एक बार में एडवांस में जाने की बात नहीं की है। ठीक है, हम लोग जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में टीडीएस का कॉन्सेप्ट एक तरीके का है, ये बात समझ चुके हैं। ढांचा एक ही है, तरीका एक ही है, घूम के पैसा कैसे जाएगा, क्रेडिट कैसे मिलेगा, बिल्कुल एक है। अब फर्क किस बात का है कि जीएसटी अपने ऐसे नियमों को अलग तरीके से बताएगा और इनकम टैक्स ऐसे ही वाले नियमों को अलग तरीके से बताएगा। हमने जो लिस्ट देखी वो कौन से एक्ट की थी? हमने जो लिस्ट देखी वो कौन से एक्ट की थी? इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी एक्ट? बोलने के बाद, सुनने के बाद नहीं, तुरंत बोलोगे तो आपका आंसर होगा, सुनने के बाद बोलोगे तो वो किसका आंसर है? दूसरों का। ऐसे नहीं करना है आपको भी। ठीक है, तो दोनों एक्ट में टीडीएस है, दोनों का ढांचा सेम है, दोनों के नियम अलग अलग है, लेकिन ढांचा सेम है, ध्यान रखना। ठीक है, मिक्स नहीं करना, ढांचा वही है, तरीका वैसा ही है, कैलकुलेट वैसा ही होगा, लेकिन ये बोलेगा कि ऐसे ऐसे इतना इतना परसेंटेज, फिर वो इनकम टैक्स बोलेगा ऐसे ऐसे वैसे वैसे उतना उतना परसेंटेज, इधर का सेक्शन नंबर अलग, इधर का सेक्शन नंबर अलग। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम लोग सीधे अपने प्रैक्टिकल्स पे एंट्री लेते हैं अब। ठीक है, टी और आर एम टर्म। तो टर्म शब्द का मतलब होता है फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड टाइम। 3 साल, 36 महीने, 4 साल, 48 महीने, सब फिक्स्ड है, न कम न ज्यादा, एग्जैक्ट सही बात हो रही है। टर्म डिपॉजिट भी यही होता है, 5 साल 60 महीने की एफडी, या फिर 4 साल 48 महीने की एफडी, 1.5 साल 18 महीने की एफडी, ऐसे ही होता है। जब टर्म फिक्स हो तो उसको टर्म डिपॉजिट और टर्म लोन दोनों बोलते हैं। बैंक बिल्कुल यही करती है आपके कार लोन में। अभी बताओ, कार लोन ऐसा हो सकता है कि नहीं कि हमने 10 लाख की कार ली, बैंक बोला आपको 3 साल में पटाने हैं, तो 10 लाख भागे 3 साल करो, 36 महीने कितने होते हैं? या उसको और इजी करते हैं, 4 साल में 5 साल में ले लो, 10 लाख भागे उसको 60 महीने से डिवाइड करो,
कैलकुलेटर लाए हो ना, 10 लाख डिवाइडेड बाय 60 महीना यानी कि 60, तो एक ईएमआई कितनी निकली? 16,667 पर मंथ का इंस्टॉलमेंट है। तो अगर हर महीने में 16,667 बैंक को पे कर दूं तो क्या मैं 60 महीने में पूरा 10 लाख चुका हूंगा? सिंपल है। क्या मैंने 1 रुपए भी ब्याज दिया? नहीं दिया। अब बैंक बोलेगी एक काम करो, आप 17,500 रुपए हर महीने मेरे को दे दो, इसमें मेरा ब्याज भी आ जाएगा, मूल भी आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है, ब्याज तो देना ही था, अभी परसेंटेज के कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, ब्याज तो देना ही था। तो 17,500 गुणित 60 करना तो 10 लाख 50 कितना बढ़ गया? ये ऊपर ये 50,000 क्या है? ब्याज। अब जब तक मैं इसको पूरे टर्म से गुणित नहीं कर लूंगा, टोटल नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा मैं कितना ब्याज दे रहा हूं। इसीलिए ब्याज पता करने की दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है कि मेरा ब्याज जा कितना रहा है। तो पहला, खुद से मुंह से पूछ लो, भाई मेरा कितने ब्याज का लोन है, तो बैंक बता देगी 8% का लोन है, 9% का लोन है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा, आपको मैथ्स आती है, उठा के कैलकुलेट कर लो। लेकिन बैंक ने तो कंफ्यूज याद दिया, उसने बोला 10 लाख का लोन, मैंने बोला ओके। उसने बोला फलाना 5 साल की ईएमआई, मैंने बोला ओके। उसने बोला आपकी 10,000 की ईएमआई बन रही है। मेरे को समझ नहीं आया 10,000 इंटू कितने साल करूंगा तो मेरा लोन पूरा हो जाएगा, 10,000 इंटू कितने साल करूंगा तो कितना ब्याज है, कितना मूल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सवाल ने खुद से एक कंडीशन डाल दी कि सुनो, साल भर का ब्याज कितना है? 1,20,000। फिर से सोच के बोलो। 20,000। 20,000। साल भर का ब्याज कितना है? आपने पटाया कितना साल भर? 1,20,000। तो माय डियर फ्रेंड, आपने 1,20,000 में से 20,000 अगर ब्याज पटाया है तो 1 लाख क्या पटाया? अगर 1,20,000 आपने पटा दिया, बैंक बोल रही है 20,000 इसमें से ब्याज था, तो 1 लाख जो और पटाया वो क्या था? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, मूल, यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ये कॉलेज का प्रिंसिपल है नहीं है, ये लोन का प्रिंसिपल है, मूल। तो जब आपने लोन पटाया ही 1 लाख है तो लोन का बैलेंस तो 10 माइनस 1 कितना दिखना चाहिए था? और दिख कितना रहा है? 8,80,000। यानी कि आपने ईएमआई की आड़ में ब्याज को भी लोन से माइनस कर दिया, क्योंकि पता नहीं था। आपने ईएमआई की आड़ में ब्याज को भी लोन से हटा दिया। तो 10 लाख माइनस 1,20,000 कर दोगे तो हमारा लोन कितना अब दिखेगा बुक्स में? बैलेंस 8,80,000। दिखना कितना चाहिए? तो ब्याज का जो रकम अलग से पता चल गया वो उठा के लोन में ऐड कर दो, क्योंकि वो गलती से ज्यादा माइनस हो गया है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? लोन को ऐड करना है, और अभी तक हमने ब्याज का खर्चा नहीं चढ़ाया, ध्यान देना, नहीं चढ़ाया। पेमेंट कर दी बैंक को, लेकिन क्या आपने खर्चा चढ़ाया? क्योंकि वो 12 एंट्री क्या थी जो ईएमआई की थी? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने बार किया एंट्री? 12 बार। और हर बार कितने अमाउंट से किया? पूरा 1,20,000 से लोन डेबिट हो चुका है, पूरा 1,20,000 से बैंक माइनस हो चुका है। ठीक है, बैंक माइनस हुआ है, ठीक है, हमारे जेब से पैसे तो गए हैं, लेकिन लोन वो तो 1,20,000 से माइनस हो गया। तो तुरंत करेक्शन करो, करेक्शन करो, एक जर्नल एंट्री से पूरा करेक्शन हो जाएगा। गलत। लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, पहला सही जवाब, वाह। नेक्स्ट, लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। वो एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 20,000 टू बीओबी लोन अकाउंट या लोन अकाउंट। तो लोन को आपने गलती से डेबिट कर दिया था एक्स्ट्रा 20,000, वो वापस आपने उसको क्रेडिट कर दिया। अब लोन 8,80,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। और हमारा जो ब्याज का खर्च था वो सही जगह भी पहुंच गया। समझ में आया? तो लोन एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार से होगा हमारा कि हमने 10,000 पर मंथ की 12 ईएमआई पेड की है। 10 लाख रुपए का हमारा लोन था। जब हमने ईएमआई पेड की तो हमारी एंट्री क्या थी? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। साल भर हम यही कर रहे थे, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से पैसे जा रहे हैं, लोन एडजस्ट हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चला आपने इसके अंदर ब्याज की भी रकम है,
उस ब्याज को आपने लोन से एडजस्ट कर दिया, जबकि ये ब्याज चुपचाप प्रॉफिट लॉस में चले जाना चाहिए था, है ना। तो अब आपको साल के आखिरी में ये एडजस्टमेंट करना है कि जो 20,000 का टोटल फिगर हमको बता दिया गया है कि ये टोटल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चार्ज्ड, ये वसूली नहीं बोल रहा है, चार्ज्ड मतलब उस साल के लिए कितना आपसे लिया गया है, कितने टुकड़ों में कैसे लिया गया है, वो बात नहीं हो रही है। चार्ज्ड बाय द बैंक 20,000 फॉर फुल ईयर, यानी कि इसकी अलग से कोई पेमेंट एंट्री नहीं होगी दोस्त, एडजस्टमेंट एंट्री होगी, वो जर्नल एंट्री होगी। और एंट्री क्या होगी फाइनली? लोन अकाउंट। जोर से बोलो आप, हाँ आप बोलो। इंटरेस्ट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? लॉजिक गलत। इंटरेस्ट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दे रहे हैं, लॉजिक गलत। इंटरेस्ट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। लोन को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? लायबिलिटी कम हो रही है, गलत जवाब, बढ़ रही है। तो सॉरी मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस में एक गलत दोगे तो सीधा गलत हो गया ना, 50-50% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सोच समझ के बात करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। लोन को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बढ़ा क्यों रहे हैं? लोन को बढ़ा क्यों रहे हैं? लोन को बढ़ा क्यों रहे हैं क्रेडिट करके? सीधा एक पॉइंट का जवाब चाहिए, क्योंकि पहले गलत डेबिट हो गया था, अब एडजस्ट करके उसको सही क्रेडिट कर रहे हैं। गलत डेबिट क्या हो गया था? इन 12 एंट्रियों में जब हम हर बार लोन को डेबिट कर रहे थे पेमेंट के टाइम पे, तब इनमें हर 10,000 के अंदर ब्याज भी था, जो उस समय नहीं पता था हमको कि कितना ब्याज है। साल के आखिरी में बैंक ने एक सर्टिफिकेट दिया कि साल भर में आपसे इतना ब्याज मैंने लिया है। उस ब्याज के अमाउंट को उठाया आपने और लोन से एडजस्ट कर दिया, क्योंकि लोन में इंटरेस्ट एडजस्ट हो गया था जाने अनजाने साल भर। अब उसको हमने सुधार दिया। अब लोन 9 लाख रुपए एक्यूरेट फिगर है कि नहीं? वो हमारा आंसर है। कैलकुलेट बीओबी लोन क्लोजिंग बैलेंस 9 लाख। ठीक, टैली में इसको लागू करने की कोशिश करो।